नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के फिर से दो टुकड़े करेगा भारत। सिंध और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद कराए भारत। एमक्यूएम नेता अल्ताफ हुसैन की है ये अपील। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दो आतंकियों को कर दिया गया है ढेर, इलाके में फायरिंग जारी और श्रीनगर में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा ओमिक्रॉन से नहीं डरते, जरूरत हुई तो लगा देंगे लॉकडाउन। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं बनारस, हर हर महादेव से हुआ स्वागत। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा बड़े सर्वे का, सी वोटर का ताजा सर्वे, उत्तर प्रदेश में भाजपा को फिर से मिल सकती है सत्ता और बनेगी भाजपा की सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि सिंध और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद कराए भारत। एमक्यूएम नेता अल्ताफ हुसैन ने कर दी है यह अपील। जी हाँ दोस्तों, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नेता अल्ताफ हुसैन ने संयुक्त राष्ट्र, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय संसद और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से पाकिस्तान के कब्जे से सिंध और बलूचिस्तान को मुक्त कराने की मांग कर दी है और कहा है कि इन इलाकों में पाकिस्तानी सेना और शासक दशकों से उत्पीड़न कर रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं और उन्हें गायब कर रहे हैं। ये सब बर्दाश्त की सीमा के पार चला गया है। इसीलिए भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों के साथ मिलकर दोनों प्रदेशों को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराएं। उन्होंने अपने एक संदेश में कहा कि पाकिस्तान की सरकार और सेना आतंकी संगठनों के साथ मिलकर दोनों प्रदेशों में भय का वातावरण बनाए हुए हैं। साथ ही भारत और अन्य पड़ोसी देशों में आतंकियों को भेजकर वहां खून खराबा करवाते रहते हैं। उनके कृत्यों पर अविलंब रोक लगाए जाए और इसकी बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। उल्लेखनीय है कि एमक्यूएम नेता लंबे समय से ब्रिटेन में रहकर पाकिस्तान के उत्पीड़ित लोगों को आवाज़ उठाते रहते हैं। वहीं बता दें कि अल्ताफ हुसैन काफ़ी लंबे समय से लंदन में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं और उन्होंने कर दी है मांग कि सिंध और बलूचिस्तान को आज़ाद कराए भारत। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आ रही है। दो आतंकियों को मार गिराया गया है और इलाके में फायरिंग है जारी, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल है तैनात। जी हाँ दोस्तों, श्रीनगर के रंगरेथ इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है और सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है। इलाके में कुछ और आतंकियों के भी छिपे होने की जानकारी मिल रही है। सुरक्षा बलों को सूचना मिली है कि श्रीनगर के रंगरेथ में आतंकियों की मौजूदगी है और इस सूचना पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया है। घेरा सख्त होते देख आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन संयम का परिचय देते हुए उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। कई बार मौका दिया गया, जब लगातार फायरिंग की जा रही थी तो सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और इसमें दो दहशतगर्द मारे गए हैं। अभी उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में रविवार को मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के नवनियुक्त आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। उसके पास से हथियार बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने परिवार वालों को आतंकी के आत्मसमर्पण के लिए मौके पर बुलाया, लेकिन उनकी गुहार भी काम न आई। जब उसने फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। उसकी पहचान समीर अहमद तांत्रे के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि बरगाम निवासी समीर 2 नवंबर को आतंकी संगठन में शामिल हुआ था। उसी से सी कैटेगरी में उसे रखा गया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ओमिक्रॉन से नहीं डरते, जरूरत हुई तो लगा देंगे लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस बीच ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से निपटने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो हम फिर से आवश्यक प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन अभी वैसी स्थिति नहीं आई है और फिलहाल किसी तरह की पाबंदी लगाने की भी जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूलों को फिर से खोलने पर कहा कि इसका फैसला स्कूलों की शीतकालीन छुट्टी खत्म होने के बाद ही लिया जाएगा। बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरा मामला सामने आया है। दिल्ली में मिले ओमिक्रॉन से संक्रमित 35 वर्षीय व्यक्ति को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत अभी ठीक है। उसे केवल कमजोरी है। वह व्यक्ति जिम्बाब्वे से दिल्ली आया था और उसने साउथ अफ्रीका की भी यात्रा की थी। दिल्ली सरकार द्वारा अब उसके संपर्क में आए लोगों को भी ट्रेस किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि ओमिक्रॉन के इस मरीज को कोविड के
टीके की दोनों डोज भी लग चुकी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे बनारस, हर हर महादेव के नारे से हुआ स्वागत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बनारस पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी का विशेष विमान बनारस के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुबह 10:15 पर पहुंचा, जहां पीएम मोदी की अगवानी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर की। काशी पहुंचते ही पीएम मोदी सबसे पहले काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंचे। पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। काल भैरव मंदिर के बाहर पीएम मोदी को लोगों ने पगड़ी भेंट की और इस दौरान पीएम मोदी की झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। पीएम मोदी के काल भैरव मंदिर पहुंचने के साथ ही लोगों ने हर हर महादेव से उनका स्वागत किया। पीएम मोदी खिलाड़िया घाट पहुंचे हैं। यहां से क्रूज पर सवार होकर ललिता घाट के लिए रवाना हो रहे हैं और वहां से गंगा जल लेकर पैदल काशी विश्वनाथ धाम पीएम मोदी जाएंगे। माना जाता है कि काशी के कोतवाल की इजाजत लेकर कोई भी शुभ काम करना चाहिए, उससे उस काम में कोई भी विघ्न बाधा नहीं पहुंचती है। काल भैरव मंदिर से पीएम मोदी गंगा मार्ग से होते हुए गंगा घाट से खुद जल भरकर बाबा विश्वनाथ का उन्होंने जलाभिषेक किया। वहीं इसके बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण का कार्यक्रम किया और इस पर्व पर पूरे काशी को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया है। जानकारी के मुताबिक विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद पीएम मोदी बरेका गेस्ट हाउस पहुंचे और शाम को वो रो बोट में गंगा आरती में भी शामिल हुए। 5:30 बजे सभी नेता गंगा आरती में शामिल हुए और आरती के बाद प्रधानमंत्री वापस बरेका पहुंच गए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सी वोटर का ताजा सर्वे, यूपी में बीजेपी को मिल सकती है सत्ता, टक्कर में अखिलेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़े सर्वे का नतीजा आ गया है सामने। उत्तर प्रदेश के एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है तो समाजवादी पार्टी से उसे अच्छी टक्कर मिल सकती है। एबीपी और सी वोटर के ताजा सर्वे के मुताबिक मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन में सुधार होता नहीं दिख रहा है, तो प्रियंका गांधी की कड़ी मेहनत के बावजूद कांग्रेस सिंगल डिजिट में सिमट सकती है। सी वोटर के ताजा सर्वे में कहा गया है कि 403 सीट वाली यूपी विधानसभा में बीजेपी 212 से 224 सीटें जीत सकती है, तो समाजवादी पार्टी 151 से 163 सीटों पर कब्जा कर सकती है। बीएसपी को 12 से 24 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस महज 2 से 10 सीटों पर सिमट सकती है। यूपी में बीजेपी को 40% सीटें मिल सकती हैं, तो समाजवादी पार्टी को 34% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं आपको बता दें कि बीएसपी को 13% और कांग्रेस को 7% वोट मिलने की संभावना है। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक पंजाब में कांग्रेस के हाथ से आम आदमी पार्टी सत्ता छीन सकती है। कांग्रेस को 34% वोट मिल सकते हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 38% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। अकाली दल गठबंधन को 20%, तो बीजेपी को 3% वोट मिल सकते हैं। पंजाब में कांग्रेस को 39 से 34 सीटें मिल सकती हैं, तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली के बाहर इस राज्य में 50 से 56 सीटें जीत सकती है। अकाली दल गठबंधन को 17 से 23 सीटों पर बीजेपी को और 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य एशियाई देशों के नेताओं को आमंत्रित कर सकता है भारत, रिश्ते और मजबूत करने की है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आगामी गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत सरकार मध्य एशियाई देशों के शीर्ष नेताओं को आमंत्रित करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं और बीते कुछ समय से इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रही भारत सरकार इस कदम से इनके साथ संबंध को और मजबूत करना चाहती है। माना जा रहा है कि ये कदम इन देशों में भारत की छवि और बेहतर बना सकता है। इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने रविवार को बताया कि मुख्य अतिथि के तौर पर उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान गणराज्य और तजाकिस्तान के नेताओं को बुलाने के विकल्प पर चर्चा हो रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि अतिथि पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है और अन्य विकल्पों पर चर्चा की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में भारत ने आसियान देशों के नेताओं को आमंत्रित किया था और सभी समारोह में शामिल हुए थे। बीते कुछ वर्षों से भारत ऊर्जा समृद्ध मध्य एशियाई देशों के साथ हर क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है और संबंधों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। इस क्षेत्र के साथ भारत की गतिविधियों में इजाफा जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के बाद आया। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार भी हुआ था। इसके अलावा अफगानिस्तान में बने हालात ने भी इस युद्धग्रस्त देश में सीमा साझा करने वाले तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का महत्व बढ़ाया है। इस साल गणतंत्र दिवस पर कोई मुख्य अतिथि नहीं था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार भी किया था, लेकिन बाद में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में तेजी
आने के बाद उन्होंने ये यात्रा कार्यक्रम रद्द कर दिया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या भारत में आ सकती है तीसरी लहर? ओमिक्रॉन के खतरे के बीच WHO के शीर्ष अधिकारी ने दिया ये जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद से तीसरी लहर को आशंका इसकी गहराने लगी है और कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन, जिसे काफ़ी संक्रामक माना जा रहा है, अब तक कम से कम 59 देशों में फैल चुका है। नए वेरिएंट ने भारत में तीसरी लहर की चिंता पैदा कर दी है और इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की साउथ ईस्ट एशिया के लिए रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर पूनम खेत्रपाल ने कहा कि नए वेरिएंट का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें बदतर होंगी, लेकिन निश्चित रूप से स्थितियां अधिक सुनिश्चित होंगी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि महामारी का खतरा भी बना हुआ है। नए वेरिएंट के आने और दुनिया के अन्य हिस्सों में मामले बढ़ने को देखते हुए वैश्विक स्तर पर कोविड-19 का जोखिम काफ़ी बना हुआ है।